ओ, एक मिनट। कुछ नेटवर्क इश्यू आया था इसलिए क्लास ज्वाइन। चलिए सभी लोग बैठेंगे प्रेयर के लिए। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. प्रणाम सभी को। सभी लोग योग दर्शन बुक ओपन करेंगे। अब पहले तो वो लोग बताएं जिन्होंने पूरा पीडीएफ पढ़ रखा है। रीमा जी पीडीएफ पढ़ा था जो आपको भेजा गया था? जी मैम। पढ़ा था? पुराना वाला। हाँ, जिसमें वो कामाख्या सर का पीडीएफ था एक करीब। ठीक है, शिफ्टावस्था मूढ़ावस्था वाला। कुछ समझ आया था उसमें से? हमने पढ़ाया भी था और कुछ उसमें से लग रहा था कि समझ आ रहा है? जी मैम, थोड़ा थोड़ा। अच्छा, बट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से समझ नहीं आया मैम। फिर वो भी थोड़ा टाइम लगेगी मुझे। सबसे टफ जो योग में कुछ भी जो सबसे टफ माना जाता है, कुछ भी को कहें कि टोटल जितनी भी हम लोग बुक्स हैं उनमें सबसे टफ किसी का कॉन्सेप्ट है तो योग दर्शन का है। ठीक है, लेकिन टफ का मतलब वैसे टफ नहीं है, पूरा वो साइंटिफिक है। उसको प्रॉपर 1 to 1 समझा तब तो ठीक है, अदरवाइज क्या होगा कि फिर वो समझ में नहीं आता है। ठीक है, फिर वो समझ में नहीं आएगा। तो इसको बस इतना करना है कि प्रॉपर वे में इसको समझना है, पहली चीज़। हाँ, कुछ कह रहे हैं मुझे? मैम आज कंटिन्यू मैं नहीं देख पा रही हूँ, आंखें सूजी हुई है, पावर लग रहा है, तो मैं कैमरा ऑफ रखूंगी। ठीक है, ठीक है, लग भी रहा है, लग भी रहा है ऐसा आपको देख के। चलिए ठीक है, चलिए। दिव्या, अंजू और दिव्या आपने पढ़ा है पीडीएफ कि नहीं पढ़ा है? ममता आपने पढ़ा है पीडीएफ? पढ़ा है मैंने, देखा था मैम, पर मैम बहुत अच्छे से पूरा नहीं पढ़ पाए हैं। चलो ठीक है, अब हम जिससे जो पूछ रहे हैं वो बताएंगे। ठीक है, विभूति पाद में कितने सूत्र हैं? विभूति पाद में, हाँ बोलेंगे मुनके वो मैम 34 नहीं, और बोलेंगे दिव्या, बोलो। 55 है मैम। वेरी गुड, विभूति पाद में 55 है। ठीक है, चलिए फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा कैवल्य पाद है। कैवल्य पाद है, उसमें कितने सूत्र हैं? प्रणाम रचना जी। हाँ, कैवल्य पाद में 34। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारा
समाधि पाद है, उसमें कितने सूत्र हैं? 51। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि जो हमारा योग दर्शन में 4 पाद हैं उनके नाम क्यों रखे गए हैं। पहले फर्स्ट चैप्टर का नाम है समाधि, सेकंड का साधन, थर्ड का विभूति, फोर्थ का कैवल्य। कैवल्य का मीन्स होता है मोक्ष, समाधि का भी मीन्स मोक्ष है, साल्वेशन है, और कैवल्य का भी मीन्स साल्वेशन है। तो ये सीक्वेंस क्यों रखा गया है? रचना जी याद है कि नहीं याद है? याद है, बोलिए बोलिए। उद्देश्य समाधि का लेके चले और अंत जब हुआ वो कैवल्य में उसकी परिणति हुई, जो भी हमने फिर साधन किए और फिर हमें जो विभूतियों का अनुभव जो साधक अनुभव करता है उसके अंत में जाके उसे कैवल्य मिलता है। इसलिए ठीक है, इस बोलेंगे। अंजू बोल रहे थे, हेलो अंजू। अंजू आवाज़ नहीं आ रही आपकी, बोलो हेलो अंजू बोलो, फिर हम अपना माइक म्यूट कर रहे हैं। अंजू आवाज़ आपकी नहीं है, क्लियर नहीं हो रही है वॉइस अंजू। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो हम लोग बोल रहे थे कि हमारा जो समाधि पाद है, साधन पाद है और विभूति पाद है, कैवल्य पाद है, इसको एक बार देख लीजिए। समाधि का मीन्स क्या होता है, रचना जी ने लगभग ठीक ठीक बताया। बस एक और डीप में पॉइंट आउट कर लें कि समाधि मीन्स हुआ कि पहले हर व्यक्ति को जो प्राप्त करना है उसके बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो समाधि क्या, मनुष्य जीवन में क्या प्राप्त करना है? मोक्ष प्राप्त करना है, मुक्ति प्राप्त करनी है। तो पहले हमें क्या समझाया गया कि हमारा लक्ष्य क्या है। पहले लक्ष्य समझाया गया तो वो समाधि पाद हो गया। फिर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, क्या साधनाएं करेंगे, वो साधनाएं हो गई तो वो साधन पाद हो गया। हम लोग भी कुछ भी काम कर, सामान्य जीवन में भी कोई कार्य करते हैं तो पहले क्या करना है वो देखते हैं, फिर कैसे करेंगे वो देखते हैं, फिर जो कर रहे हैं वो ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखते हैं, फिर लास्ट में काम पूरा हो गया उसको फील करते हैं। एक व्यक्ति की शादी होती है तो पहले क्या होता है, शादी का एक प्रोग्राम तैयार किया गया। ठीक है, कि शादी करनी है किसी बच्चे की, पहले तो ये माइंड होगा ना। फिर अब उसके बाद क्या क्या काम होंगे, शादी को करने के लिए जो विवाह है तो क्या क्या साधन अपनाएंगे। फिर जो साधन अपना रहे हैं, मान लो कि साधन में सबसे पहला साधन क्या होगा कि पहले लड़का तो हो लड़की के लिए, लड़के के लिए लड़की हो, और फिर साधन क्या हो, ये वो साधन हो गया, उसमें बहुत सारी चीज़ें। फिर मान लो हम लोग ने कहा कि किसी को हमने ऑर्डर दिए कि ये सामान हमें इस टाइम पे मिल जाए, तो आप पता करने जाएंगे कि जो ऑर्डर दिया था वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपने किसी को ज्वेलरी बनाने के लिए दी तो फिर आप चेक करेंगे ना कि हमने रुपए दे दिया, वो बनी कि नहीं बनी। वो सब क्या है, विभूति पाद है। ठीक, फाइनल जिस दिन शादी हो गई उस दिन क्या हो गया, कैवल्य हो गया। कैवल्य का मीन्स उस दिन काम से मुक्त हो गए। तो ये था सामान्य जीवन में। और योग में क्या लक्ष्य है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य है मोक्ष, समाधि। तो वो पहले लक्ष्य बताया गया, फिर समाधि को प्राप्त कैसे करेंगे वो साधन बताए गए, साधना पाद में या साधन पाद में साधन बताए गए। फिर विभूति पाद में क्या है, जो भी हम साधनाएं कर रहे हैं क्या उनके परिणाम आ रहे हैं तो इसका मतलब साधनाएं ठीक है। हम सत्य बोल रहे हैं और हमारी वाणी सिद्ध ना हो, ये असंभव है। हम अहिंसा का पालन कर रहे हैं और लोग हमें दुश्मन ही समझ रहे हैं या लोग हमसे दूर ही जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि अहिंसा का पालन ठीक ढंग से नहीं किया गया है। क्योंकि जो आप कर रहे हैं ये हो सकता है कि 10 के 10 लोग आपके फेवर में ना आए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 10 में मतलब एक व्यक्ति फेवर में ना आए, 2 ना आए। अब ये नहीं कह सकते कि 10 के 10 लोग आपके विरुद्ध हैं, तब फिर इसका मतलब गलत है आपकी साधना। तो विभूति पाद क्या है, चेक करने का एक इंस्ट्रूमेंट है या चेक करने का एक चैप्टर है कि हम जो जो साधनाएं कर रहे हैं उसके फल क्या मिल रहे हैं, जो बताए गए वही फल मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। कैवल्य पाद में क्या है कि जो कुछ भी अभी तक हमें साधना करके मिला था विभूति पाद में, अब उन सब से वैराग्य लेना है, मीन्स सबको छोड़ देना है, कुछ भी नहीं बचेगा, उसका नाम है कैवल्य पाद। बचेगा सब, लेकिन हमारी मानसिक स्थिति से हमें सारे जो पकड़ है, जो अटैचमेंट थे, जिनको हमने
पकड़ कर रखा है चीज़ों को कि हम लोग कई बार सोचते हैं ना, सत्य बोलना बहुत अच्छी बात, सत्य बोलना अच्छा है, लेकिन अब सत्य बोलने का भी अहंकार ना हो जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। सबसे ज़्यादा अच्छे लोग सफ़र क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें अच्छे होने का भी अहंकार हो जाता है। और जो साधना का मार्ग है, ये किसी भी तरह के अहंकार को स्वीकार नहीं करता, अहंकार को समर्पण में बदलना होता है, यह है साधना का मार्ग। ठीक है, जितना भी जो हमारी सारी साधनाओं का लक्ष्य क्या है? अहंकार का समर्पण। ये अहंकार का समर्पण आप जिस भाव से भी कर दे, परमात्मा यहीं प्रकट हो जाएंगे, अपने अंदर ही होंगे और मोक्ष और मुक्ति इसी क्षण हो जाएगी। ठीक है, और इसी अहंकार का विसर्जन करने के लिए लोग 1 जन्म, 10 जन्म, 50 जन्म लेते हैं और लोग बहुत जल्दी कर लेते हैं इस काम को पूरा। ठीक है, तो समाधि लक्ष्य, साधन पाद, लक्ष्य को पूरा कैसे करें, विभूति पाद, जो हमने साधना की है उसके परिणाम सही आ रहे हैं कि नहीं, वो विभूति पाद हो गया। फिर जो परिणाम हमारे जीवन में साधनाओं के द्वारा मिले हैं, उन सब से भी वैराग्य हो जाना सहज में, उसका नाम है कैवल्य पाद या कैवल्य, मोक्ष, मुक्ति, साल्वेशन, निर्वाण। ठीक है ममता, क्लियर हो गई मेरी बात? और रीमा जी, क्योंकि अब हम लोग बुक पढ़ने जा रहे हैं तो हाँ ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। चलिए, अब हम लोगों ने एक मिनट, चलिए, जो हमारी मूढ़ावस्था है, मूढ़ावस्था किस गुण से कनेक्ट हो रही है? प्रकृति के गुण, तमोगुण से। ठीक है, रीमा जी बोलेंगे जो हमारी निरुद्धावस्था है वो किस गुण से कनेक्ट हो रही है? मैम रजो एंड सतोगुण। ध्यान से बोलेंगे, निरुद्धावस्था। तमोगुण। नहीं, बोलेंगे मोनिका मैम। मैम निरुद्ध अवस्था में गुणातीत वाली अवस्था है जिसमें गुण खत्म हो जाते हैं सारे। वेरी गुड, ये गुणातीत है, मतलब तीनों गुणों से पार हो जाना। अब यहाँ कोई भी गुण काम नहीं करेगा, तीनों गुणों से पार हो गए हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं निरुद्धावस्था, क्योंकि निरुद्धावस्था को क्या बोलते हैं हम लोग? समाधि, कैवल्य, मोक्ष, मुक्ति, इसी का नाम है। निरुद्धावस्था भी इसी को कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब वो जो हमारी विक्षिप्त अवस्था है, उसमें कौन से गुण कनेक्ट होंगे रचना जी? रजोगुण और तमोगुण दोनों आते जाते रहते हैं विक्षिप्त अवस्था में। विक्षिप्त तमोगुण, फिर पूर्णतः तमोगुण रहेगा। और क्षिप्तावस्था में मैम फिर तो वही होगा ना, एकाग्र में आके तो एकदम एकाग्रता आ जाती है, सिर्फ सात्विक रहते हैं, और निरुद्ध एकदम वो 5वीं अवस्था है जिसमें गुणातीत हो जाते हैं, तो फिर तीसरी वाली तो मिक्स हो गई ना। क्षिप्तावस्था जो है उसमें रजोगुण प्रधान होगा, मूढ़ावस्था है तमोगुण प्रधान होगा, और जो विक्षिप्तावस्था है इसमें रजोगुण और सतोगुण रहेंगे, तमोगुण नहीं रहेगा। ठीक है, विक्षिप्तावस्था में रजोगुण और सतोगुण रहेंगे दोनों, ये तमोगुण यहाँ नहीं रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमारी एकाग्रावस्था है इसमें सतोगुण केवल रहेगा, और जो हमारी निरुद्धावस्था है, तो जैसे मोनिका मैम बोल रहे थे कि गुणातीत हो गए। गुणातीत का मतलब गुणों से पार हो जाना। तो गुण कौन है? वही प्रकृति के सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनसे पार हो जाना या इनसे वैराग्य हो जाना, ये गुणातीत अवस्था हो गई हमारी। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, ये हो गया। फिर जो हमारा वृत्तियाँ हैं, वो क्लिष्ट और अक्लिष्ट जो वृत्तियाँ हैं, इनमें से हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, बस आपको बोलना है, कनेक्ट करना है कि ये क्लिष्ट है या अक्लिष्ट है। नींद में स्वप्न आना क्लिष्ट अवस्था है या अक्लिष्ट? बोलेंगे अभी। क्लिष्ट, क्योंकि जब भी नींद में, हाँ, लेकिन ये बात एक बात पर और डिपेंड करती है, सपने पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, कई बार ध्यान रहे कि यदि लोगों को बहुत अधिक सपने आते हैं तो आप उनकी मानसिक स्थिति को कैसा समझ रहे हैं? यदि लोगों को डेली स्वप्न आ रहे हैं, सही नहीं है, उनमें बैलेंस नहीं है, उनकी मानसिक स्थिति डेली स्वप्न आ रहे हैं।
बहुत अधिक सपने और डेली सपने केवल उन्हीं को आते हैं जो दिन भर जिनकी चीज़ें अब अस्त और व्यस्त है, अव्यवस्थित है, ठीक है। और जिनको स्वप्न कभी कभी आते हैं वो स्वप्न भी सच निकलते हैं, ठीक है। जो लोग साधना वगैरह करते हैं उनको जल्दी स्वप्न नहीं आते हैं, लेकिन जब आएगा कोई स्वप्न तो वो सही हो जाएगा, वो इंडिकेशन होगा उनके लिए वहाँ पर, ठीक है। तो वो इंडिकेशन होगा, तो इसलिए इस पर क्या रखना। हाँ बोलेंगे ममता? मैम बोलते हैं ना, किसी को पहले से किसी चीजों का आभास हो जाना, तो तो सतोगुण वो अवस्था है, किसमें? सतोगुण अवस्था। तो पहले से जो आभास होता है वो दो तरीके से, एक हमें नेचुरल इंट्यूशंस मिलते हैं और एक स्वप्न के माध्यम से मिलते हैं, वहाँ पर वो सतोगुण अवस्था जाएगी, ठीक है, वो सतोगुण अवस्था जाएगी। और जब कुछ बोलो नेगेटिव चीजें भी अगर आपने देखी है तो फिर उनका भी सही हो जाना, मतलब वो भी चीजें उसमें हो जाना, प्रैक्टिकल लाइफ में हो जाना। तो लेकिन नेगेटिव चीज़ें उन लोगों को नहीं समझ में आती हैं जो नेगेटिव है, ये ध्यान रखना। नेगेटिव लोगों को नेगेटिव ना इंट्यूशंस आते हैं ना सपने आते हैं, ठीक है। ये नेगेटिव चीज़ें जो भी घटती हैं या कुछ होने वाला है, ये सतोगुणी लोगों को ही समझ में आता है, ठीक है। जहाँ सतोगुण प्रधान होगा वहाँ हमें सही सही इंट्यूशंस आ जाते हैं, स्वप्न आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, नींद में अगर नींद में डेली स्वप्न आ रहे हैं तो आप समझ लेना ये क्लिष्ट अवस्था है, और नींद में कभी स्वप्न आ रहे हैं और वो सच निकलते हैं वो अक्लिष्ट अवस्था है, ठीक है। अच्छा, अब जो हम काम कर रहे हैं, काम करते करते यदि हमें थकान हो रही है, काम करते करते नेचुरली हमें थकान हो रही है, कैसी अवस्था होगी? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, कौन सी अवस्था है ये? बोलेंगे अंजू? अंजू बोलेंगे? अंजू की वॉइस नहीं आ रही मेरे पास। अच्छा, मेरी बात सब समझ में? हाँ, हमने कहा ठीक है, रीमा जी बोलेंगे? अंजू की वॉइस क्लियर नहीं थी मेरे पास। मैम रजोगुण। हाँ ठीक है, रजोगुण, क्योंकि काम करते करते नेचुरली थकान आ रही तो रजोगुण है, और जब थकान नहीं आती है तो सतोगुण होता है, ठीक है। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग बिल्कुल आराम से काम कर रहे होते हैं सहज होकर, ठीक है। तो फिर क्या होता है, वहाँ क्या होता है, वो सब सतोगुण अवस्था होती है, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान रखना है, जो चीज़ें हमें संसार से कनेक्ट कर रही हो वो सब रजोगुण में जाएंगी, और तमोगुण में जो चीज़ें हमें वर्ल्डली लाइफ से ऊपर ले जा रही हो वो सब क्या है, सब सतोगुण में जाएंगे, ठीक है। तो बस एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। फिर देखते हैं हम लोग, अब इसको तो बाद में देखेंगे, ठीक है, इसको अब आते हैं हम लोग अपनी बुक ओपन करते हैं। मैम एक चीज क्लियर करनी थी, जैसे स्टूडेंट अवस्था में वैराग्य होना सही है या गलत है मैम? जैसे मतलब बाहर की चीजों से ज्यादा कनेक्ट ना हो। अंजू, जब भी बाहर की चीज़ों से कनेक्ट नहीं होंगे तो फिर पढ़ने में कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये तो बहुत ज़रूरी है। अब इस समय लोगों को वैराग्य आता नहीं, एक समय पर था कि घर ही में हम लोग बस कॉलेज से गए, घर पहुंच गए, फिर घर से का इतना काम करवाया गया मन लगा कर, फिर पढ़ने को दे दिया गया। अब इतने थक गए तो सबसे वैराग्य तो था। तो क्योंकि अभी हम लोग आज ही बात कर रहे थे, पहले ये नहीं चलता था कि हम लोग गए हैं तो बहुत पढ़ कर आ रहे हैं, ये कुछ कोई ऐसा नहीं। ये भी होता है कि पढ़ना भी सही से, काम भी करना है, ठीक है। तो ये तो हो गई हंसने की बात, लेकिन जब लगे कि हम बाहर, पता है जब सही ढंग से हम योग प्राणायाम करते हैं ना तो ऑटोमेटिक हमें जो चाहिए बस हम उसी ओर आगे बढ़ते हैं। जितनी जो चीज़ें हमारे जीवन के लिए ज़रूरी नहीं है वहाँ से हम अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जब योग प्राणायाम करते हैं उसका कुछ बेनिफिट तो होगा, फिर सामान्य और आपके बीच में अंतर क्या बचा दोनों के बीच में, ठीक है। तो अंजू बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही हूँ, इसलिए परेशान नहीं हो। चलिए, अब हम लोग देखते हैं सूत्र स्टार्ट करते हैं। सब अपनी बुक भी ओपन करेंगे और सामने स्क्रीन पे भी शेयर हो रहा है, ठीक है।
फर्स्ट जो हमारा सूत्र है, अथ योगा अनुशासनम। अथ योगा अनुशासनम मीन्स हुआ, अथ मीन्स होता है अब, योग मीन्स होता है योग, अनुशासन मीन्स होता है अनुशासन। तो योग के शास्त्र को आरंभ किया जाता है। बुक इस जो हमारी बुक है, बुक में जो लाइंस है उनका जो प्रॉपर मीनिंग है, सिंपल मीनिंग है वो क्या है कि अब योग के शास्त्र का आरंभ किया जाता है। ठीक, अब दूसरे सेंस में लेते हैं। योग के शास्त्र का आरंभ किया जाता है, इसका एक मीनिंग हुआ। दूसरा कि अब अनुशासन यदि हमारे जीवन में होगा तो ही हम समाधिपाद को समझ पाएंगे, अपने जीवन में लक्ष्य को समझ पाएंगे। यदि हमारे जीवन में अनुशासन ही नहीं होगा तो हम अपने लक्ष्य को नहीं समझ पाएंगे। तो हमें जीवन में जब भी अपने, ये लक्ष्य मोक्ष के लिए नहीं है, अपने सामान्य जीवन में भी यदि हमें कुछ भी या कोई भी कार्य करना हो, कोई भी गोल अचीव करना हो, तो उन सब के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। एक सही समय पर हम सोएं, जागें, भोजन करें, अपने लक्ष्य के अनुरूप लोगों से मिलें, कार्य करें, इन सब के लिए अनुशासन चाहिए। तो ये अथ योगा अनुशासनम मीन्स हुआ, अब हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए या समझने के लिए तैयार हो रहे हैं, इसके लिए अनुशासन के साथ जीवन को जिएंगे। तो ये क्या है, ये है हमारा समाधिपाद का पहला सूत्र, क्योंकि अनुशासन होगा तो ही आप योग यात्रा को पूरा कर पाएंगे। इसके बाद सेकंड सूत्र है हमारा योगा चित्त वृत्ति निरोधा। मीन्स चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना यानी रुक जाना योग है, जिसको हम लोग लास्ट 2 डेज में हम लोग पढ़ चुके हैं कि चित्त की वृत्तियां क्या है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। और वृत्तियां मीन्स होता है विचार। विचार 2 तरह के होते हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। मीन्स अच्छे और बुरे। क्लिष्ट मीन्स बुरे, अक्लिष्ट मीन्स अच्छे। तो चित्त क्या है, स्टोर है, स्टोरेज है हमारा, जहाँ पर जो अच्छे और बुरे विचार हैं उनके प्रभाव या संस्कार इकट्ठे होते हैं। तो चित्त की वृत्तियों का निरुद्ध हो जाना मीन्स चित्त पर अच्छे और बुरे विचारों का जो प्रभाव है उसको रोक देना क्या है, योग है। और सामान्य शब्दों में क्या है कि चित्त की वृत्तियों का निरुद्ध मीन्स होता है कंट्रोल, रोकना। वृत्तियों मीन्स अच्छे बुरे विचारों को रोकना। तो चित्त पर पड़ने वाले अच्छे और बुरे विचारों या संस्कारों के प्रभाव को रोक देना ही योग है। ठीक, सामान्य अर्थ भी देख रहे हैं और प्रॉपर अपने शब्दों में भी अर्थ को देखते जा रहे हैं। थर्ड सूत्र है हमारा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। मीन्स तदा मीन्स उस, तो तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम मीन्स हुआ चित्त की वृत्तियों के रुक जाने पर आत्मा अपने स्वरूप में ठहर जाता है। मीन्स हम अपने आप को देखना शुरू कर देते हैं। तो चित्त की वृत्तियों के रुक जाने पर मीन्स जब हमारे चित्त पर अच्छे और बुरे विचार रुक जाएंगे तब हम क्या करेंगे, हम अपने आत्मस्वरूप को देख पाएंगे, आत्मसंतुष्टि को फील कर पाएंगे। ऐसे क्या होता है कि हम आत्मसंतुष्टि जैसा वर्ड केवल सुनने में आता है, महसूस नहीं कर पाते हैं। कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि प्रसिद्धि पाना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रहे, प्रसिद्धि पाना सरल है, आत्मसंतुष्टि पाना कठिन है। तो ये आत्मसंतुष्टि क्या है, अपने स्वरूप में ठहर जाना। तो ये होगा कब, जब चित्त की वृत्तियों या चित्त पर पड़ने वाले अच्छे बुरे विचारों के रुक जाने पर ही हम अपने स्वरूप में स्थित हो पाएंगे, ठहर पाएंगे या अपने आत्मस्वरूप का अनुभव कर पाएंगे। शुरुआत के जो 3 सूत्र हैं ये अपने आप में पूरी बुक का जीस्ट है। एक नाम, एक या 2 1 2 3 ये 3 नाम लिखिए, अपने अपने सिलेबस पे लिखिए या जहाँ ये नोट्स बना रहे हैं वहीं लिखिए। इस बुक में 3 नाम हैं जिस पर कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी सूत्र उन तीनों के आसपास ही वर्क कर रहे हैं। जितने भी सूत्र हैं यहाँ पर, वो कौन से 3 नाम हैं, प्रकृति, पुरुष और प्रकृति, पुरुष और कौन सा है एक नाम, पुरुष विशेष। प्रकृति,
पुरुष और पुरुष विशेष। प्रकृति मीन्स जो तीनों गुणों से संपन्न है, या प्रकृति में तीनों गुण हैं। पुरुष क्या है? आत्मा है। और पुरुष विशेष है ईश्वर। इस कॉन्सेप्ट को भूलेंगे नहीं, क्योंकि हर दिन कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट कनेक्ट होगा। प्रकृति जो कुछ भी इस यूनिवर्स में दिखाई देता है, सुनाई देता है, महसूस होता है हमारी पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, वो सब प्रकृति के अंदर है। इस प्रकृति को जो देखने वाला है वो पुरुष है। तो प्रकृति को देखने वाला पुरुष कौन है? आत्मा है। और एक जो इनसे भी पार है, जिसमें के साथ हम प्रार्थना करते हैं, जिसको अपने जीवन के लिए, जीवन को उच्च अवस्था में लाने के लिए जिनसे हम प्रार्थना करते हैं, वो ईश्वर है। तो प्रकृति, पुरुष और पुरुष विशेष बोलेंगे ममता। मैम ये जो आपने प्रकृति का बताया ना, स्टार्टिंग में वापस बता दी, क्या त्रिगुणात्मक है? पहले ये तो लिख लिया था ना, प्रकृति, पुरुष और पुरुष विशेष। तीन ये नाम पूरी बुक में 193 सूत्र में कनेक्ट होंगे। तो प्रकृति हमने बोला था जिसमें तीनों गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, प्रकृति के अंदर ही तो है। ठीक है। और प्रकृति को पूरी यूनिवर्स जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये भी प्रकृति है। ठीक। हमारा शरीर क्या है? ये भी प्रकृति है। मतलब जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब प्रकृति है। और जिसके द्वारा देखा जाता है वो सब पुरुष है। तो यदि हमारे शरीर से आत्मा को हटा दो तो क्या हमारा शरीर देख पाएगा? या हमारे शरीर को कोई देखेगा? नहीं देखेगा। ठीक है। तो हमारे शरीर को कौन देख रहा है? या हम कुछ भी देखते हैं तो किसके द्वारा देख पा रहे हैं? पुरुष के द्वारा देख पा रहे हैं। पुरुष क्या है यहाँ पर? ये मेल फीमेल नहीं है, पुरुष सोल है यहाँ पर। ठीक है। प्रकृति क्या है? अपने शरीर में देखें तो प्रकृति बॉडी है, पुरुष सोल है, और जब हम बात करते हैं पुरुष विशेष की तो गॉड है, ईश्वर। ठीक। तीनों क्लियर है? रीमा जी क्लियर है तीनों? हाँ जी मैम। ठीक है। चलिए, तो ये क्या हुआ, हम लोगों ने देखा प्रकृति, पुरुष और पुरुष विशेष। एक मिनट, एक तो ये क्या है? ये तीन चीजें हैं, प्रकृति, पुरुष और पुरुष विशेष। बोलेंगे रीमा जी। मैम प्रकृति में हम सिर्फ तीन गुण या अच्छी चीजें इसी सब को लेंगे, या प्रकृति में जो क्लिष्टता होती है वो भी ऐड होती है, या वो हमारा ही पॉइंट ऑफ व्यू है? नहीं नहीं, प्रकृति में सब कुछ आएगा, अच्छा बुरा सब कुछ प्रकृति में आएगा। ठीक है। क्योंकि सतोगुण भी है वहां पर, रजोगुण भी है और तमोगुण भी है, तो तीनों ही चीजें हैं। अब हम योग अभ्यास के द्वारा तीनों चीजों का सदुपयोग करते हैं। ठीक है। प्रकृति में हाँ, मैं ये भूल गई, तीनों गुण में तो दो मतलब क्लिष्ट आ ही जा रही है। हाँ, उसमें क्लिष्ट और अक्लिष्ट भी है ना। ये तीन गुण है, ये किससे कनेक्ट हो रहे हैं? क्लिष्ट और अक्लिष्ट से। ठीक है। और इसी में फिर वृत्तियां आ जाएंगी, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। ठीक है। तो वृत्तियां 5 है और प्रकार 2 हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। और ये सब किससे जुड़ेंगे? सब हमारे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से जुड़ेंगे। यदि नींद है तो नींद क्या है? तमोगुण है। लेकिन यदि हम नींद को सतोगुण में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे? योग निद्रा। योग निद्रा। ठीक है। नींद को ठीक करना है तो योग निद्रा करना। और योग निद्रा है क्या? मान लो हम लोग अभी पूरे टाइम योग निद्रा नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे कि रात को सोने से पहले अपने जीवन में अब तक कुछ भी हुआ हो, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, तीनों में से कुछ भी अच्छा और बुरा हुआ हो, अच्छा हुआ हो तो धन्यवाद दे देंगे, और बुरा हुआ हो तो उससे भी बड़ा धन्यवाद दे देंगे। ठीक। यदि आप ये बात सोच कर सो रहे हैं तब तो योग निद्रा की तरफ एक कदम रख रहे हैं। और आप यदि रात में सोने से पहले ये सब सोच रहे हैं, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, ध्यान रहे हमारे जीवन को, इस दुनिया में किसी के पास इतनी ताकत नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है जो हमारे जीवन को खराब कर दे और या वो हमारे जीवन को बना दे। बनाने वाले भी हम ही हैं और खराब करने वाले भी हम ही हैं।
तो यदि आपको ये पता हो कि जो भी चीज़ें खराब हुई हैं मेरे कारण से हुई हैं, तो आप क्षमा नहीं करेंगे अपने आप को, करना ही पड़ेगा कि यदि मेरे पास इतनी शक्ति थी कि हमने अपनी चीज़ों को खराब किया है, तो इसका मतलब है कि हम अपनी चीज़ों को बना भी सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये योग निद्रा की तैयारी है। अभी हम लोग क्या करते हैं, जो पूरे दिन कुछ भी करते हैं, तो पहले अपना सब कुछ ऐसा बना लो ईमानदारी से कि हमें सोने से पहले आराम से हम सोए जाकर, कुछ हमें मिले या नहीं मिले, लेकिन नींद हम अच्छी लेंगे, क्योंकि हम कुछ लेकर जा ही नहीं रहे सोने से पहले, सब छोड़ कर जा रहे हैं। ठीक है, और सुबह पूरा दिन अच्छा रखना हो तो क्या करना है, जब रात में क्षमा के भाव से सोए हैं तो सुबह उठेंगे तो खुश होकर उठेंगे, और सुबह उठेंगे तो फिर क्या करना है, एक संकल्प के साथ उठना है, एक प्रार्थना की कि आज का दिन हम 100% सकारात्मक ऊर्जा के साथ जिएंगे। बस एक ये छोटा सा प्रयोग होता है, पूरा जीवन ठीक हो जाता है। अभी हमें पता ही नहीं, एक तो हम परेशान, फिर दूसरा कोई आता है उसको हम अपने परेशानी बताते हैं, वो कहेगा हाँ हाँ ऐसे ही था। ठीक है, तीसरा आता है वो आपको और नेगेटिव एनर्जी से, कोई आता ही नहीं है जो आपको डांट के कह दे कि ये गलती आपकी है, अब दोबारा रोना मत, क्योंकि आप ही को ठीक करना है। यदि ऐसे कोई कह दे ना डांट कर, और डांट कर प्यार से समझा के, तो आप देखना थोड़ी देर आप भले ही आपको बुरा लगे, बाद में आपको अच्छा लगेगा। अच्छे केवल आपको जीवन में वही लोग लगते हैं जिन्होंने आपके जीवन को डांट कर प्रेम से उठाने का प्रयास किया। जो लोग केवल आपके साथ जुड़ते हैं कि आपका कष्ट बढ़ा रहे हैं, जो आपके कि बहुत दुखी हैं, हाँ हाँ बोलते हैं, आप समझना ये कोई आपका सहयोगी लोग नहीं है। ठीक है, कितना भी कष्ट हो, एक मान लो कोई व्यक्ति बीमार है, हम तो बहुत सारे लोगों को देखते हैं और हमने अपने जीवन में सोच लिया, जब बहुत तकलीफ का समय हो किसी को मत बुलाओ, किसी से मत कहो, क्योंकि जो आएंगे वो हमारी तकलीफ को बढ़ा देंगे, और तकलीफ तो हमारे काटने से कटेगी। तो ये सब क्या, ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, लेकिन जीवन में बहुत काम करती हैं। अभी हम लोग समझते ही नहीं इन बातों को, तो हम लोगों को लगता है कि जो तकलीफ होगी, जैसे किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, अब उसको हर कोई देखने आ रहा, हर कोई देखने आ रहा, क्या बोल रहे हैं, बीमार हो, अस्वस्थ हो, मतलब सब आशीर्वाद ये देकर जा रहे हैं, और हम क्या सोच रहे हैं, ये सब मेरे हितैषी हैं। हमें क्या सोचना चाहिए, या तो बुलाओ नहीं, और आए कोई तो वो हमसे ये कह कर जाए, अरे एक ही पैर तो टूटा है, या एक ही पैर तो फ्रैक्चर हुआ है, दूसरा तो नहीं हुआ है, लेटने का मौका मिला है तो जो काम भाग दौड़ में नहीं कर पाए लेट कर लो। ठीक है, एक वही सर्कल होता है जिसको आप फिर से एक दिशा दे सकते हो, और वही सर्कल होता है जिसको आप गलत कर सकते हो। गुरु जी का एक इतना सुंदर सा प्रसंग है, माता जी को कैंसर हुआ था, 3 महीने गुरु जी ने माता जी की हॉस्पिटल में सेवा की थी कैंसर के समय। उस समय गुरु जी ने 150 किताबें लिखी थी, 150 कैंसर के दौरान। गुरु जी ने कहा कि बाद में उन्होंने लिखा अपने इसमें कि इतना अच्छा समय कहाँ मिलता, जब 24 घंटे में वहीं रहना था, तो फिर हमने भी सोचा फिर हम अब बुक से लिख लें यहाँ पर। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये जीवन को जीने के तरीके हैं सारे। चलिए, तो अभी हम लोग ने क्या देखा, तो हम लोग बात कर रहे थे जो अपना योग में इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, प्रकृति पुरुष और पुरुष विशेष से संबंधित, और प्रकृति के अंदर ही गुण आ रहे हैं उसके संबंध में हम लोग बात कर रहे थे। तो प्रकृति में हमारा शरीर, ठीक, आत्मा पुरुष हो गई, और जो हमें शक्ति दे रहे हैं जो माध्यम है वो पुरुष विशेष ईश्वर हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तो हम अपने स्वरूप में कब स्थित होंगे, जब हमने अपने चित्त पर अच्छे और बुरे विचार जो आ रहे हैं उनको रोक दिया। ये रुकता कैसे है, जब सुबह हम लोग प्राणायाम करते हैं तो इसी की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, प्राणायाम करने पे हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे हमारे जो विचार हैं वो कम होते जा रहे हैं, और जो हमें दिन भर में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं उनसे हम जितना पहले परेशान होते थे अब उतना परेशान नहीं होते हैं। ठीक है, बोलेंगे अंजू? हेलो अंजू। यस मैम, मैं ये बोल रही थी, जो स्कूल में टीचर्स होते हैं ना, जो बच्चों को क्वेश्चन याद नहीं होते ना, तो वो मतलब उनको इग्नोर करने लग जाते हैं, ऐसे बोलते हैं कि इनको याद होते ही नहीं है, होते ही नहीं है, मतलब, और फिर वो बच्चों में वही माइंड हो जाता है उनको कि हमें याद होंगे ही नहीं, होंगे ही नहीं, बल्कि उनको ये नहीं कहते कि
तुम याद करोगे, लिख के याद करोगे, बार बार लिखोगे तो तुम्हारा एक माइंड सेट हो जाएगा। लिख के याद करोगे तो हो जाएंगे अच्छे से। गहरी सांस ले, जैसे हम योग में अभी पढ़ते हैं ना, तो हमें ये चीजें अच्छे से याद हुई कि भी हमें ना मतलब मैम इतना सुधार हुआ। और ये बच्चे मैंने ना उन पे बच्चों पे अप्लाई किया ना, तो सच में मैम जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, जैसे 5-6 साल के बच्चे आ जाते हैं, तो उनको मैंने श्लोक और दोहे जैसे याद करवाए ना, तो वो इतने अच्छे से 7 दिन में तो इतने अच्छे से बोलने लगे, सबको ये लगा कि ये मतलब जो कभी याद नहीं कर रहे थे ना, वो भी मतलब इतने छोटे छोटे बच्चे, और वो इतने आसानी से बोलते हैं। सब घर पे जाके सुनाते हैं कि हमें मैम ने ये सिखाया, ये सिखाया। और उनके घर वालों को भी लगता है कि आजकल तुम्हें बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है। देखो ये सब क्या है ना, कि जब हम लोग पढ़ते हैं, सही से समझते हैं चीज़ों को, तब इसका इम्पैक्ट आता है। ये बोलेंगे ममता? जैसे अभी अंजू जी ने जो बोला उससे मैं भी एग्री करती हूँ। एक्चुअली क्या, मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, एथलीट हूँ। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी अपने बारे में कि मैं 12 से 13 साल तक सिर्फ घूमती रही इधर उधर। मेरा 5th क्लास में मेरा कबड्डी का स्टेट हो गया था। उसके बाद मुझे स्पोर्ट्स में इतना इंटरेस्ट आया कि मुझे पता ही नहीं है कि कौन से स्पोर्ट्स में जाना है। जहां मौका मिलता था मैं वहां घुसती चली गई। और जहां तक मैंने ट्राई किया, कभी भी मेरा आगे जाकर ऐसा होता था कि जहां मेरा सिलेक्शन हो जाता है, लोग जेक शेक लगाते हैं और फिर मेरे को, अब मेरे में वो शुरू से इतनी नेगेटिविटी आती गई। उसके बाद फिर मेरे किसी को देखा मैंने यूनिफॉर्म में, और फिर मैंने नेवल विंग का एनसीसी ज्वाइन कर लिया। एनसीसी के अंदर मेरा जो सारा अग्रेशन जो था अदर स्पोर्ट्स का, वो मैंने सब उसमें लगाया वहां पर। और वहां पे मेरे को इतने अच्छे प्रोग्रेस मिले कि मेरे 2 बार नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे अच्छे खासे मेडल लग गए। उसके बाद जैसे मैं फ्री हुई वहां से, उसके बाद मेरे को किसी ने बोला कि मेरे में अग्रेशन बहुत ज्यादा था, और आज भी है, कहीं ना कहीं वो चीज है। लेकिन अब ऐसा है कि उसको मैं सहन करने लगी हूँ, बर्दाश्त करने लगी हूँ, इग्नोर करने लगी हूँ, थोड़ा सा वो हो गया। और ये योग में आने के बाद हुआ है। जब से मैंने डिप्लोमा किया उसके बाद बहुत काम डाउन होने लगी हूँ। और ऐसा है कि अब चीजें अपने हिसाब से होने लगी, और कोई कुछ बोलता भी है तो गुस्सा नहीं आता है। लेकिन 13 साल का जो वो इग्नोरेंस जो था ना मैम, वो बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किया। मतलब हर बार इतनी मेहनत करते हो आप, सुबह 4 बजे उठ के, मैं कभी योग के लिए तो अब उठने लगी हूँ। बाकी मैं सुबह 3-3:30 बजे मैं सिर्फ दौड़ने के लिए भाग जाती थी वहां पर, और फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं होता था। तो ये चीज योग से जुड़ के बहुत अच्छा। नहीं, और पता है किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाता है। बर्दाश्त करना, ये सब नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। बर्दाश्त नहीं किया जाता, समझ विकसित की जाती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है उसको डेवलप किया जाता है कि चीज़ों को पहले हम ध्यान से समझें कि ये जो घटनाएं हैं इनका कारण क्या है। ठीक है, क्योंकि जब हम किसी का कारण, कॉज फैक्टर समझ लेते हैं ना, तो आप समझ लेना फिर आपको गुस्सा नहीं आएगा। जब कॉज फैक्टर नहीं समझते तो गुस्सा आएगा। मान लो गुस्सा आ भी गया, ये कुछ गलत नहीं है, आपको एग्रेशन हो भी गया, ये कुछ गलत नहीं है, लेकिन बार बार हो, हर बार हो, हर समय हो, तो फिर समझ लेना फिर कुछ गड़बड़ है। तो ये गलती कहाँ है? हमारे अंदर है। तो हमें अपना जो लाइफ का जो सिनेरियो है उसको चेक करें और फिर अपनी चीज़ों को ठीक करें। और अपनी चीज़ों को, योग बहुत सशक्त माध्यम है, क्योंकि एक बात सब समझ लेना, जो हमारा थंब है ये पूरी दुनिया में किसी से मैच नहीं करता है। ठीक, तो जब थंब मैच नहीं करता है, आधार इसी के बेस पर बना हुआ है, तो फिर इसका मतलब हुआ कि जो हमारे पास है वो दूसरे के पास नहीं है, इस यूनिवर्स में किसी के पास नहीं है। तो जो दूसरों के पास है वो हमारे पास नहीं है, तो फिर कंपेयर किस बात का? जो हमारे पास है उस पर काम करेंगे। ठीक है, हम लोग को कंपैरिजन की बात कब आती है? जब हमें लगता है जो मेरे पास नहीं है उसके पास है। पहले तो इस बात को समझ तो लो कि मेरा अंगूठा इस यूनिवर्स में किसी से मैच नहीं करता है। इट मीन्स जो पोटेंशियल हमारे पास है वो दूसरों के पास नहीं है, जो दूसरों के पास है वो हमारे पास नहीं है। तो इसका मीन्स हो गया कि यहाँ पर किसी भी तरह की कंपेयर करने की, कंपटीशन की बात है। कंपटीशन आपका आपके साथ है, दुनिया में किसी के साथ नहीं है। ये बात जैसे ही समझ में आएगी तो आप देखेंगे हर दिन आपको अच्छा लगेगा, हारना भी अच्छा लगेगा और जीतना भी अच्छा लगेगा। ठीक, क्योंकि लगातार जीत भी एक तरह का मनोरोग उत्पन्न कर देती है। तो जीतने के साथ साथ हारना अत्यंत आवश्यक है। जब दोनों को हम एक साथ देखेंगे तो फिर जीवन जीना सहज हो जाता है। ठीक, तो हम लोग देख रहे थे तदादृष्टु स्वरूपे अवस्थाना, मीन्स जब चित्त की वृत्तियों को हम रोक देंगे
तभी हम अपने स्वरूप में स्थित हो पाएंगे और अपने आत्म स्वरूप को समझ पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे और आत्मसंतुष्टि वाला जीवन जी पाएंगे। इसके बाद आते हैं, और ये क्या है, यही कैवल्य की अवस्था है। जब हम अपने आत्म स्वरूप में उपस्थित होना ही क्या है, कैवल्य अवस्था है, मोक्ष और मुक्ति है। नेक्स्ट है वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, मीन्स चित्त वृत्ति निरोध से, निरोध मीन्स रोकने से, चित्त पर पड़ने वाले विचारों को रोकने से, ठीक है। चित्त वृत्ति निरोध से भिन्न अवस्था में आत्मा की वृत्तियों के साथ एक रूपता बनी रहती है। इसको सब अपने बुक में भी देखते जाएंगे। व्याख्या में है, जब तक योग साधनों के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हो जाता है, तब तक दृष्टा अपने चित्त की वृत्ति के अनुरूप ही अपना स्वरूप समझता है, उसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है। इसका मीन समझ में कि जब हमारे चित्त पर यदि हमारे जो अच्छे और बुरे विचार हैं इनको हम रोकेंगे नहीं योग साधना के द्वारा, तब तक जो हमारा आत्मा है वो बार बार जो भी हमारे विचार हैं अच्छे और बुरे उनसे प्रभावित हो रही है, ठीक है। यदि हम लोग योग अभ्यास ना करें तो हम लोग कब समझते हैं कि हमारे अंदर कोई आत्मा है? कितने लोग समझते हैं कि हमारे अंदर कोई आत्मा भी है जो पूरे टाइम हमारे साथ है? उस जैसे हम लोग, अरे शरीर का भोजन क्या है? जो हम लोग भोजन पानी लेते हैं। मन का भोजन क्या है? सत्संग है। आत्मा का भोजन क्या है? मन का भोजन क्या है? सत्संग, श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ लोगों के साथ बैठना उठना। और हम लोग बात करें आत्मा का भोजन क्या है, तो क्या होगा रचना जी? मुमुक्षुत्व, मोक्ष की इच्छा। ये भी कह सकते हैं मोक्ष की इच्छा। और आत्मा का भोजन है कि हर बात के बाद या हर कार्य के बाद आत्मसंतुष्टि, या कोई भी कार्य आत्मसंतुष्टि के साथ करें। तो आत्मसंतुष्टि वाली जो बात होती है, आत्मसंतोष की जब बात करते हैं तो आत्मा का क्या है, उसे कुछ नहीं चाहिए, उसको बस इतना चाहिए कि जो भी कार्य करने जा रहे हो वो कल्याणकारी भावना से निकलो। आत्मा का कभी इंट्यूशंस किसी को नहीं आता। एक जो टेररिस्ट भी होते हैं ना, उनके भी आप कभी इंटरव्यूज में देखें कि उनको भी इंट्यूशंस आते हैं कि काम गलत है, बस वो कहते हैं हम सुनते नहीं हैं, फिर बार बार इग्नोर करते हैं तो वो इंट्यूशंस बहुत हल्के से आते हैं फिर, ठीक है। तो आत्मा का कार्य क्या है? काम करते समय, काम करने से पहले और काम करने के बाद कोई भी कार्य हो उसका रिजल्ट केवल आत्मसंतुष्टि। पहले जब कभी 20 साल पहले, 25 साल पहले कोई भी चीज़, कोई भी कार्य किया जाता था तो माता पिता बोलते थे ऐसा करना कि समाज के लिए अच्छा रहे, ठीक। समाज एक वर्ड जोड़ता था, आत्मा के लिए अच्छा रहे। कुछ ना हो तो जो लोग गुरु दीक्षा वगैरह लेते थे तो कि ऐसा कोई काम ना जो माता पिता सदगुरु भगवान के सामने कहीं लगे कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक। आज के टाइम पे ऐसा लगता है ये वाले शब्द ही बंद हो गए। अब तो ये हो गया बस हमें ठीक लगे, गो टू हेल, बाकी सब सीधे सीधे लोग ये बोलते हैं। तो ये क्या है, फिर जैसा हम सबको बोल रहे हैं गो टू हेल, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? तो हम सबसे पहले जाएंगे क्योंकि सब जा रहे हैं गो टू हेल, तो हम हैं तो इसी यूनिवर्स के अंदर। तो ये क्या है कि जैसे शरीर का एक अच्छा भोजन हो, वैसे ही मन का जो सत्संग वाला हो, जो श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ कार्यों को करने की प्रेरणा दे रहा हो, वातावरण सही हो। और फिर आत्मा का भोजन है एट एनी हाउ वी हैव टू बी सेटिस्फैक्शन, कि हमें हर हाल में बस सेटिस्फाइड होना है। तो ये क्या है, ये जो सेटिस्फाइड वाली या सेटिस्फैक्शन वाली बात है ये आत्मा से जुड़ती है हमारी जाकर। तो यहाँ पर आ रहा है वृत्ति सारूप्य मित्र। वृत्तियाँ क्या है? जब तक हम योग के द्वारा अपनी वृत्तियों को रोकेंगे नहीं, चित्त पर पड़ने वाले विचारों को रोकेंगे नहीं या रोका नहीं जाएगा, तब तक आत्मा जो है उस पर जैसे चित्त की वृत्तियां आ रही हैं उन्हीं के साथ वो एक ग्रुप हो जाएगा। मीन्स अच्छी चीज़ आ रही है तो हम अच्छे की तरफ झुक जाएगा व्यक्ति, बुरी चीज़ें आ रही है बुरी की तरफ झुक जाएगा। क्योंकि अच्छा और बुरा कब समझ में आता है? जब हम योग वाली लाइफ को जीते हैं। वो योग वाली लाइफ जरूरी नहीं कि योग करके जिए, वो कई माध्यम हो सकते हैं उसके। तो ये क्या, इसलिए क्या है, अतः चित्तवृत्ति निरोध रूप योग अवश्य कर्तव्य है।
मीन्स इसका अर्थ हुआ कि इसका मीन्स है कि पूरे बुक का एक ही जीस्ट है, एक ही कॉन्सेप्ट है, चित्त वृत्ति निरोध। तो यदि वृत्ति सारूप्य मित्र से बचना है, अपने दृष्टा को अपने स्वरूप में आना है, तो चित्त वृत्ति निरोध होना आवश्यक है। मैम दृष्टा मतलब आत्मा? दृष्टा आत्मा ही है यहाँ पर, ठीक है। जो पुरुष है और ये दृष्टा भी आत्मा है। यहाँ पे दृश्य आएगा तो प्रकृति होगा और दृष्टा आएगा तो आत्मा होगा। कृष्णा जी वर्ड बिल्कुल क्लियर लिखेंगे, और अंजू अगर ये वर्ड्स वाले लिस्ट आपके पास हो तो भेज देना, ठीक है। ये हम पूरा करवा चुके हैं कॉन्सेप्ट। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टा। इसका मीन्स हुआ क्लिष्ट अक्लिष्टा, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। ये क्या है? वृत्तियाँ पंचतया मीन्स वृत्तियाँ कितनी हैं? 5 हैं, और कितने प्रकार की है? क्लिष्ट और अक्लिष्ट है। तो चित्त में उठने वाली वृत्तियाँ 5 प्रकार की हैं या 5 हैं, जो कि क्लिष्ट और अक्लिष्ट है। क्लिष्ट मीन्स 5 वृत्तियाँ बताया जा रहा है चित्त में उठने वाली, और क्लिष्ट बुरी भी है और अक्लिष्ट मीन्स अच्छी भी है। क्लिष्ट यानी दुख देने वाली, अक्लिष्ट यानी सुख देने वाली। अब ये वृत्तियाँ कौन कौन सी उसको देखते हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतियाँ। मन में उठने वाली या चित्त में उठने वाली जो वृत्तियाँ हैं वो 5 हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। अब सब ध्यान में रखें क्योंकि अब थोड़ा सा स्पीड लेंगे, क्योंकि अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर करना था तो आराम आराम से पढ़ रहे थे। तो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये 5 वृत्तियाँ हैं, और वृत्तियों के प्रकार या वृत्तियों का जो विभाजन है वो 2 हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। फिर है नेक्स्ट, प्रत्यक्ष अनुमाना आगमः प्रमाणानि। मीन्स प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम नामक वृत्तियां प्रमाण के अंतर्गत आती हैं। लास्ट हमने देखा अभी कि 5 वृत्तियां हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतियां। अब जो प्रमाण वृत्ति है उसमें 3 वृत्तियां या 3 जो नाम है वो शामिल है। प्रमाण वृत्ति 3 तरह की है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण। फिर ध्यान रहे, प्रमाण वृत्ति 3 हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण। तो नामक वृत्तियां प्रमाण के अंतर्गत आती, तो ये तीनों जो नाम हैं ये प्रमाण के अंतर्गत आएंगे। फिर है इसका हमको समझाना होगा। अब अपनी बुक में देखेंगे एक बार, ठीक है। जहाँ लिखा है प्रत्यक्ष, अनुमान, आगमः प्रमाणानि, तो हमने देख लिया कि 3 जो प्रमाण है, प्रमाण के साथ 3 नाम जुड़े हुए हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष का मीन्स होता है जैसे अभी हम लोग आमने सामने बैठे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये है प्रत्यक्ष प्रमाण। फिर अनुमान प्रमाण क्या है? अनुमान मीन्स होता है कि हम किसी बात को गैस करते हैं। सपोज कहीं पर धुआं निकल रहा हो, फॉगिंग हो रही, तो हमें क्या लगता है, धुआं निकल रहा है कहीं, तो हम क्या समझ लेते हैं कि जरूर आग लगी है, अगर बहुत तेज से धुआं दूर कहीं दिख रहा है। यदि बादल आ जाए, बहुत काले घटाएं छा जाएं आसमान में, तो हमें समझ में आ जाता है कि बारिश होने वाली है। कहीं तेजी से पानी अगर हमारे घरों के आसपास आना शुरू हो जाए तो हम समझ जाते हैं कि कहीं बाढ़ आई हुई है। तो ये क्या है? अनुमान करना, कि हम प्रत्यक्ष जो अभी परिस्थिति है उसको देखकर वास्तविक घटना का अनुमान लगा लेते हैं, गेस कर लेते हैं। आगम प्रमाण क्या है? आगम प्रमाण जो हमारे वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, जितने भी हमारे वैदिक या जो हमारे सनातन संस्कृति के ग्रंथ हैं वो सब क्या है? आगम प्रमाण है। जो सद्गुरुओं द्वारा, संत महापुरुषों, ऋषियों, महर्षियों द्वारा जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं, रचित हैं, वो सब आगम प्रमाण है। वो कल भी पूर्णतः वैज्ञानिक थे, प्रामाणिक थे, और आज भी पूर्णतः वैज्ञानिक और प्रामाणिक हैं। तो ये क्या है? प्रमाण के अंतर्गत ये 3 कैटेगरीज हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। किसको ये क्लियर है? प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। रीमा जी क्लियर है? रीमा जी और ममता जी, बाकी तो हमको ठीक है। अब देखते हैं दूसरा जो हमारी वृत्ति है, विपर्य। तो विपर्य मिथ्या ज्ञान मत दु प्रतिष्ठा। ये क्या है? विपर्य मिथ्या ज्ञान
अपने इसमें देखिए इसमें क्या हुआ है, जो टाइपिंग हुई है उनको अलग अलग कर दिया गया पढ़ने की दृष्टि से। बुक में देखेंगे तो एक साथ लिखा हुआ है, ठीक है, विपर्यो मिथ्या ज्ञान मत दुर प्रतिष्ठा। इसका मीन्स हुआ कि जो विपर्य है वो मिथ्या ज्ञान है, क्योंकि वह पदार्थ के स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं होता है। मीन्स रस्सी को सांप समझ लेना या सांप को रस्सी समझ लेना। विपर्य मीन्स होता है ऐसा ज्ञान जो है नहीं वो हमें दिखाई दे रहा है। तो यदि हमें रस्सी सांप दिखाई देने लगे तो क्या होगा, बिना वजह हम भयभीत हो जाएंगे। और यदि सांप हमें रस्सी दिखाई देने लगे तो हम उसे उठा लेंगे या उसके ऊपर पैर भी रख सकते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में ये जो विपर्य ज्ञान है वो हमारे लिए गलत है। ज्ञान कैसा हो, वास्तविक हो, जैसा दिख रहा हो वैसा ही उसका स्वरूप भी हो। तो विपर्य क्या है, ये कौन सी वृत्ति हुई, क्लिष्ट या अक्लिष्ट? क्लिष्ट। क्लिष्ट, ठीक है। मीन्स और जब हम लोग मान लो सांप है और सांप ही दिखाई दे तो ये क्लिष्ट वृत्ति हुई या अक्लिष्ट? अक्लिष्ट। वेरी गुड, ठीक है। ममता क्लियर है? फिर देख रहे हैं नेक्स्ट है शब्द ज्ञानानुपाती। एक मिनट मोनिका मैम के पास है। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प। बोलेंगे मोनिका मैम? मैम जो विपर्य ये वृत्ति है ये दोनों प्रकार से है, क्लिष्ट भी और अक्लिष्ट भी। सभी वृत्तियां क्लिष्ट भी होंगी अक्लिष्ट भी होंगी, ठीक है। जो पांचों वृत्तियां हैं वो सभी क्लिष्ट भी होंगी यदि वो हमें अच्छाई की ओर ले जा रही। मान लो प्रत्यक्ष होकर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो ये अक्लिष्ट वृत्ति हुई प्रमाण में या अक्लिष्ट हुई? अक्लिष्ट हुई। लेकिन यही हम लोग कोई ऐसी बातें कर रहे हो जो एक दूसरे को गिराने वाली हो, किसी को डाउन करने वाली हो, तो यही पढ़ना कैसा हो जाएगा, क्लिष्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो काम हम कर रहे हैं वो यदि हमें अच्छाई की ओर ले जा रहा है तो अक्लिष्ट, और गलत की ओर ले जा रहा है तो क्लिष्ट हो गया, ठीक है। तो सांप को यदि हम सांप समझ रहे हैं, जो दिख रहा है वही समझ रहे हैं तो अक्लिष्ट हो गया, और सांप को हम रस्सी समझ रहे हैं तो ये क्लिष्ट हो गया। जो चीज़ है नहीं उसको समझेंगे तो वो क्लिष्ट है, और जो होना चाहिए जो है और वही हमें दिख रहा है तो वो अक्लिष्ट हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग ने आज देखा शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्पा। इसका मीन्स हुआ शब्द से उत्पन्न ज्ञान का अनुगमन करने वाली ऐसी चित्तवृत्ति जो विषय वस्तु के अस्तित्व से रहित है। इसका मीन्स हुआ कि जैसे इसमें उदाहरण, इसके जो भी उदाहरण है उसकी जगह हम अपना उदाहरण देंगे। कई बार हम लोग बिना जो चीज़ें हमारे सामने हैं नहीं उनका भी हम चिंतन करते हैं। तो शब्द ज्ञानानुपाती मीन्स हुआ कि शब्द से उत्पन्न ज्ञान का अनुगमन करने वाली। मान लो हम लोग घर में बैठे पर्दे गिर रहे हैं तो कई बार छोटे बच्चे होते हैं ना, बोलते हैं भूत है, ठीक है, या वो भी छोड़ दो, कई बार हम लोग ही बैठे बैठे न जाने कितने नेगेटिव थॉट्स लेकर आते हैं। लगता है कि कल हमारा जीवन कैसा होगा, कल हमारे बच्चों का क्या होगा, ठीक। ये क्या है, हमें पता भी नहीं कि कल बच्चों के जीवन में समस्या है भी कि नहीं है, और हम ऐसे ही सोच रहे हैं। और इसी की जगह दूसरे लोग क्या सोचते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो हर हाल में सोच रहे हैं कि मेरे बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा होगा, और उनके जीवन में अप्स एंड डाउन जरूर आएंगे लेकिन वो उनको सिखाने और उठाने के लिए आएंगे, वो उनको सिखाने और उठाने के लिए आएंगे। तो अब ये वाली वृत्ति किस में कन्वर्ट हो गई, अक्लिष्ट में हो गई। और जब हम सोच रहे हैं पता नहीं क्या होगा, और बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं ना कि हम अपने बच्चों के लिए कितना करें या जितना हमसे संभव हो उससे भी अधिक प्रयास करके बच्चों के लिए प्रॉपर्टी बना दें। आपको लगता है कि बच्चों के लिए प्रॉपर्टी बना देंगे तो बच्चों का जीवन चला जाएगा? बच्चों को ऐसा बना दे कि बच्चे प्रॉपर्टी अपने अनुसार तैयार करें, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही हम जीवन को सर्वाइव कर पाएंगे। अब क्लास को आज ओवर करेंगे और फिर नेक्स्ट इसमें एक एग्जाम्पल है सूरदास जी का जो एक बेस्ट एग्जाम्पल है, उसके थ्रू इसको समझाएंगे, ठीक। अब जितने हमने सूत्र पढ़े हैं सबका एक छोटा सा काम है कि ये जो बुक है फर्स्ट चैप्टर है इसको प्रॉपर इसके सूत्र पढ़ेंगे और इसका हिंदी मीनिंग पढ़ेंगे। बस ये काम मुश्किल से 25 मिनट में होगा, तो इसका रिवीजन करके रखेंगे क्योंकि अब आपको हम मैटर देंगे अभी शाम तक। कल छुट्टी है, फिर मंडे और ट्यूसडे
आपकी क्लास नहीं है, क्योंकि मकर संक्रांति में हम लोग कहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए 2 दिन के बाद तो हम आज कुछ मैटर दे देंगे, तो फर्स्ट से लेकर के जो पूरा हमारा समाधिपाद है उसको प्रॉपर वे में पढ़ेंगे। कामाख्या सर का PDF प्रॉपर देखेंगे। दूसरा जो सिलेबस है उसको 5 टाइम्स रीड कर लेंगे, ठीक, टास्क को पूरा कंप्लीट करेंगे। और जिनके पास पेपर पहुंच गए हैं वो लोग पेपर को, जो हमारा 19 वाला पेपर है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग शांति पाठ करेंगे सब। शांति 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 सर्वारिष्ठसु शांतिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. चलिए सबको प्रणाम, शुभ रात्रि।